देखिए बेटा, हमने कल जो है वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ा था। आज जो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन है या जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अपने बुक के अंदर, उसके अंदर हम पढ़ेंगे बर्नौलीज प्रिंसिपल या बर्नौलीज इक्वेशन। तो सबसे पहली बात जो इस प्रिंसिपल के बारे में आपको याद रखनी है वो ये है कि ये जो बर्नौली का प्रिंसिपल है, ये सिर्फ ऐसे फ्लूइड्स के लिए अप्लीकेबल है जो आइडियल फ्लूइड्स हैं और जो जब फ्लो कर रहे हैं तो उनका लेमिनार फ्लो है। क्योंकि ये इक्वेशन भी फ्लूइड के फ्लो से ताल्लुक रखती है, जिस तरह से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी फ्लूइड के फ्लो से ताल्लुक रखती है, इसी तरह से ये बर्नौलीज प्रिंसिपल भी फ्लूइड के फ्लो से ताल्लुक रखता है। तो इसकी सबसे पहली चीज जो आपने माइंड में रखनी है वो ये होती है, आप इसकी सबसे पहली चीज ये कह सकते हैं कि ये जो बर्नौलीज प्रिंसिपल है, आप कहोगे ये जो बर्नौलीज प्रिंसिपल है इज applicable applicable for ideal fluid ideal fluid in laminar फ्लो। जब फ्लूइड का लेमिनार फ्लो होता है तो बर्नौलीज प्रिंसिपल जो होता है वो अप्लीकेबल होता है। अब ये बर्नौली का प्रिंसिपल हमें बताता क्या है? बर्नौली का प्रिंसिपल जो होता है ये हमें इनवर्स रिलेशन बताता है बिटवीन प्रेशर एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है। दिस प्रिंसिपल दिस प्रिंसिपल states that there is inverse relation between pressure and velocity of fluid। ठीक है। आप कह सकते हैं कि ये आपको बताता है कि अगर किसी भी फ्लो करते हुए फ्लूइड के अंदर जहां पे प्रेशर बढ़ जाएगा वहां पे वेलोसिटी कम हो जाएगी, और जहां पे प्रेशर कम होगा वहां पे वेलोसिटी बढ़ जाएगी। मकसद वेलोसिटी के बढ़ने से प्रेशर कम होगा या जो है वो वेलोसिटी के कम होने से प्रेशर कम हो जाए, कम होने से बढ़ेगा और वेलोसिटी के बढ़ने से कम होगा। तो ये प्रेशर और वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड के दरमियान इनवर्स रिलेशन बताता है। अब ये जो लॉ है, दिस लॉ इज बेस्ड, दिस प्रिंसिपल दिस प्रिंसिपल is based on law of conservation of energy। ये जो प्रिंसिपल है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। ठीक है। ये जो होता है, ये लॉ जो होता है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो है वो एनर्जी पे बेस्ड है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि ये जो होती है, इसका मतलब है सम ऑफ प्रेशर, सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इन फ्लूइड इन मोशन इज कांस्टेंट। ठीक है। आप कह सकते हैं इनकी सब की जो सम होती है वो कांस्टेंट होती है। देखें, अब सपोज करते हैं इस प्रिंसिपल को
आप किस तरह से जो है वो प्रूव कर सकते हैं या इस इक्वेशन को आप प्रूव भी कर सकते हैं। सपोज करें हमारे पास एक इस तरह से पाइप है और इस पाइप की जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो यूनिफॉर्म नहीं है और इस पाइप की हाइट भी एक जैसी नहीं है। इस पाइप का एक हिस्सा जो है वो आप कह लें कि इस पाइप का एक हिस्सा थिक है और एक हिस्सा जो होता है वो थिन होता है, ये इस तरह से। और आप कहेंगे कि ये जो हिस्सा है इस हिस्से की हाइट आप कह लें कि ये सरफेस ऑफ अर्थ है, आप कह लें कि ये सरफेस ऑफ अर्थ है। ये आपके पास है बेटा सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। ये हमारे पास सरफेस ऑफ अर्थ है और इस हिस्से की जो हाइट है ये सरफेस ऑफ अर्थ से h1 है और हाइट हमेशा हम लेते हैं सेंटर ऑफ मास से। तो अगर ये पाइप है तो इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होगा, ये होगा। और इस हिस्से की जो हाइट है, इस हिस्से की जो हाइट है ये सेंटर ऑफ अर्थ से ये हो जाएगी h2 है। दोनों हिस्सों की हाइट डिफरेंट है। अब जब इसके अंदर इस तरह से फ्लूइड फ्लो करता है, ये इसके अंदर इस तरह से फ्लूइड फ्लो करता है, ठीक है। इसके अंदर जो फ्लूइड फ्लो करता है तो जाहिर है अगर यहां से एक सोर्स होगा जो इस फ्लूइड को इस तरह से अंदर की तरफ फोर्स लगेगी, ये फ्लूइड अंदर जाएगा। और जब ये फ्लूइड यहाँ से सोर्स की प्रेशर की वजह से इस तरह से फ्लो करने की कोशिश करेगा, तो ये वाला जो फ्लूइड है जो इससे आगे है, ये वाला जो फ्लूइड होगा ये इसको अपोज करेगा। मकसद सोर्स का जो वर्क होगा, ये सोर्स का वर्क इसको काइनेटिक एनर्जी देगा, लेकिन यहां से इस तरह से जो है वो एक अपोजिशन आएगी। क्योंकि जितना फ्लूइड इसके अंदर आने की कोशिश करेगा तो पहले से मौजूद जो फ्लूइड है, जो इसके आगे वाला फ्लूइड है, ये इसको अपोज करेगा। जैसे आपके पास दो तीन चेयर्स हैं, आप एक चेयर को धक्का लगाओ, उसको किनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करो, तो आगे वाली जो होंगी वो उसको अपोज करेंगी, ठीक है। तो हम कैलकुलेट करते हैं कि इसके ऊपर जो टोटल वर्क होता है, ये जो टोटल वर्क है ये कितना होता है बेटा, ठीक है। पहले हम डिस्कस करते हैं टोटल वर्क। अब यहाँ पे दो वर्क होते हैं। एक वो वर्क होता है जो यहाँ से प्रेशर की सूरत में लगता है, जो इस फ्लूइड को इस तरह से फ्लो करवाता है। लेकिन इसके आगे वाला जो फ्लूइड होता है ये इसको इस तरह से पीछे की तरह धकेलता है, ठीक है। अब आप करेंगे कि इसके अंदर जो टोटल वर्क होगा उसमें ये वर्क पॉजिटिव होगा, जो इसको कैनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये वर्क निगेटिव होगा। तो आप करेंगे ये वर्क होगा वर्क वन माइनस वर्क टू। वर्क वन को पॉजिटिव इसलिए लिखा है क्योंकि ये इस तरह से जब प्रेशर की फोर्स लगती है तो इस तरह से ये इस फ्लूइड को फ्लो करवाने की कोशिश करता है, फ्लूइड को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसलिए इस वर्क को हम पॉजिटिव मानते हैं। लेकिन इसके अंदर मौजूद जो आगे वाला फ्लूइड होता है वो पीछे से आने वाले फ्लूइड को अपोज करने की कोशिश करता है, इसलिए ये वर्क नेगेटिव होता है। अब सपोज करें यहां से जो फ्लूइड फ्लो करता है, रेट ऑफ मास फ्लो का हमने कल डिस्कस किया था बेटा, कि सपोज करें ये छोटा सा अगर डिस्टेंस डेल्टा एक्स फ्लूइड मूव करता है, ठीक है। अब आप देखें इसकी एरिया जो होती है, इसकी एरिया बड़ी है तो ये कम लेंथ होगी, ठीक है, ये लेंथ वन होगी। तो यहां से जो वॉल्यूम होगा ये एरिया वन इंटू लेंथ वन होगा। जितना वॉल्यूम यहां से फ्लो करेगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के मुताबिक, उतना वॉल्यूम यहां से आउट होगा। अब ये थिक हिस्सा है, इसकी एरिया ज्यादा है तो लेंथ कम होगी। अगर ये थिन हिस्सा है तो इसकी आप देख सकते हैं इसकी एरिया जो होती है, इस तरह से आप कह सकते हैं कि इसकी जो एरिया है, ये एरिया अगर इसकी पाइप की यहाँ से कम है तो इसकी ये लेंथ ज्यादा होगी। और यहाँ से जो वॉल्यूम आउट फ्लो करेगा
ये होगा एरिया 2 इंटू लेंथ 2। ये इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 है। और रेट ऑफ मास फ्लो के हिसाब से जितना जो है वो मास इन होगा उतना ही मास क्या हो जाएगा, आउट होगा। तो ये वॉल्यूम फ्लो और ये वॉल्यूम फ्लो जो होंगे ये बराबर होंगे। अब यहां से आप कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर डेल्टा एक्स है तो यहां से ये जो डिस्टेंस होगा ये डेल्टा एक्स टू होगा। ठीक है, आप कह सकते हैं वर्क होगा F1 इंटू डेल्टा x1 माइनस होगा फोर्स F2 डेल्टा x2। क्योंकि यहां से जो वर्क होता है वो कितना डिस्प्लेसमेंट तय करवाता है उसको डेल्टा x1 कहते हैं, और यहां से जो फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट तय करेगा इस डिस्प्लेसमेंट को आप डेल्टा x2 कह सकते हैं। ठीक है, ये वाला वर्क पॉजिटिव है जो इसको कैनेटिक एनर्जी देता है, आगे वाला जो फ्लूइड है ये इसको अपोज करने की कोशिश करेगा, और ये जो फोर्स लगती है ये प्रेशर की फोर्स है। देयरफॉर आप कहोगे कि इस फोर्स को आप कह सकते हैं प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, इसलिए अगर फोर्स करोगे तो प्रेशर इंटू एरिया होगी, तो फोर्स 1 होगी, प्रेशर 1 इंटू एरिया 1। आप कर सकते हैं बेटा एरिया 1 इंटू डेल्टा x1। ठीक है, माइनस हो जाएगा यहां से जो प्रेशर होगा ये प्रेशर P2 होगा इंटू एरिया 2 इंटू डेल्टा x2। ठीक है, क्योंकि यहां से प्रेशर लगेगा तो यहां से जो फोर्स लगेगी वो फोर्स होगी प्रेशर इंटू एरिया, और यहाँ की एरिया A1 है, और यहां से जो लगेगी ये फोर्स F2 अपोजिंग फोर्स लगेगी, तो यहाँ पे एरिया जो है वो A2 है। देयरफॉर फोर्स की जगह पे आप लिखोगे P इंटू ए, क्योंकि आपको पता है बेटा कि प्रेशर जो होता है वो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, यहाँ से फोर्स आप कर सकते हैं प्रेशर इंटू एरिया। ठीक है, अब आप इसको लिख सकते हैं कि यहां से डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास प्रेशर इंटू एरिया 1 इंटू डेल्टा एक्स। देखिए डेल्टा एक्स होती है लेंथ के बराबर, ये लेंथ L1 के बराबर है। अगर इसकी एरिया और इसकी लेंथ ले तो ये इसका छोटा सा वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम फ्लूइड का यहाँ से फ्लो करेगा उतना ही वॉल्यूम यहाँ से आगे फ्लो करेगा, तो ये हो जाएगा P डेल्टा V1। ठीक है, आप कर सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास बेटा ये जो है P डेल्टा V होगा। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस P2, और ये होगा डेल्टा V। इसको आप बना ले इक्वेशन 1, क्योंकि जितना वॉल्यूम यहाँ से फ्लो करेगा उतना वॉल्यूम अगर यहाँ से फ्लो करेगा तो दोनों कंडीशन में ये जो होगा इसकी एरिया बड़ी है तो लेंथ कम है, इसकी अगर एरिया कम है तो लेंथ बड़ी होगी। देयरफॉर एरिया और लेंथ की प्रोडक्ट वॉल्यूम होती है, जितना वॉल्यूम पानी का इधर फ्लो करेगा उतना ही पानी का वॉल्यूम जो है वो आउट फ्लो करेगा। तो ये आपके पास आ गया वर्क की। अब देखिए, अब जब ये पानी फ्लो करता है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी अलग होती है और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी अलग होती है, क्योंकि जब ये फ्लूइड यहाँ से फ्लो करेगा तो इस वर्क की वजह से काइनेटिक एनर्जी आई, और जैसे ही ये फ्लूइड सम हाइट तय करेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ से जो वर्क ने काइनेटिक एनर्जी दी वो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और यहां से फ्लूइड की वेलोसिटी जो होगी, यहां से जो फ्लूइड की वेलोसिटी होगी, यहां से जो फ्लूइड की वेलोसिटी होगी V1 होगी, और यहाँ पे जो फ्लूइड की वेलोसिटी होगी वो V2 होगी। और हमने कल पढ़ा था कि जहां पे एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है, कल हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अंदर हमने पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अंदर एरिया 1 इंटू V1 इज इक्वल टू एरिया 2 इंटू V2। अगर एरिया बड़ी है तो यहाँ पे स्लो फ्लो होगा, और अगर यहाँ पे एरिया कम है तो यहाँ पे फास्ट फ्लो होगा। मकसद एरिया और वेलोसिटी एक दूसरे से इनवर्स रिलेशन रखते हैं, ये हमने कल पढ़ा था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अंदर। तो आप कर सकते हैं कि इसके अंदर जो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है ये हो जाती है, यहाँ पे इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी 2 होगी,
और यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी 1 होगी। तो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1। काइनेटिक एनर्जी के अंदर कितनी चेंज आई जब फ्लूइड इसके अंदर फ्लो हुआ? तो आप कर सकते हैं, ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी हाफ एम। ठीक है, अब ये हो जाएगा हाफ एम इंटू V2 स्क्वायर, और ये हो जाएगा इसके अंदर माइनस हाफ M V1 स्क्वायर। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर काइनेटिक एनर्जी है तो आपको पता है कि मास जो होता है, ठीक है, मास जो होता है वो होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के बराबर। और मास जो होता है वो इक्वल फ्लो करेगा, यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होती है। तो काइनेटिक एनर्जी की जो चेंज होगी इज इक्वल टू होगा हाफ। ठीक है, और जो मास होता है इसके यहाँ पे आप कर सकते हैं मास, मास 1 अगर कर ले, ठीक है, तो ये हो जाएगा डेंसिटी 1 इंटू वी, क्योंकि आपको पता है कि डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, अब आप ये कर सकते हैं V1 स्क्वायर प्लस आप कर सकते हैं हाफ डेंसिटी 2 डेल्टा V2 स्क्वायर। ठीक है, ओ सॉरी, ये वेलोसिटी है बेटा, एक मिनट, ये वेलोसिटी है बेटा, तो डेल्टा नहीं लगेंगे, डेल्टा वॉल्यूम के लिए हम लगाते हैं। एक मिनट, इसको इक्वेशन को मैं सही कर, ठीक है, ये इक्वेशन इस तरह से होगी। देखिए काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम, एम होती है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, इंटू हो जाएगा V1 स्क्वायर, सॉरी V2 स्क्वायर, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1 है, इस तरह से। और ये हो जाएगा माइनस हाफ डेंसिटी चेंज इन वॉल्यूम, और ये जो होता है बेटा ये V1 स्क्वायर हो जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास हाफ डेंसिटी डेल्टा V, ये होगा V2 स्क्वायर माइनस होगा V1 स्क्वायर। आप इसको बना ले इक्वेशन 2। ठीक है, जैसे ये भी आपके पास ये बनी हुई हाफ रो इंटू V2 जो स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब देखें जब ये फ्लूइड इस तरह से फ्लो करता है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी इसकी बढ़ती है, क्योंकि यहाँ पे हाइट इसकी कम है और यहाँ पे हाइट क्या होती है, ज्यादा। लेकिन यहाँ से जो फ्लूइड फ्लो करता है यहाँ तक आता है तो पोटेंशियल एनर्जी की चेंज कितनी होती है? तो पोटेंशियल एनर्जी की चेंज होगी कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जब फ्लूइड यहाँ पे होता है तो पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर होती है 2, और जब यहाँ पे होता है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है 1। तो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर जो चेंज आती है, पोटेंशियल एनर्जी की चेंज, पोटेंशियल एनर्जी 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी 1। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी mgh2, यहाँ पे माइनस होगा mgh1। वही मास जो होता है वो हो जाता है रो इंटू डेल्टा वी इंटू जी, ये हो जाएगा मास की जगह पे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा जी इंटू H2, और माइनस होगा डेल्टा वी जी इंटू H1। अब वही सेम इस्तेमाल करोगे, रो डेल्टा वी इंटू जी, ये कॉमन होगा H2 माइनस होगा H1, और इसको आप कहेंगे कि ये इक्वेशन जो होगी आपके पास इक्वेशन नंबर 3 होगी। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर जब फ्लूइड फ्लो करता है तो उसको फ्लो करवाने के लिए हम जब वर्क करते हैं उस वर्क की वजह से इस फ्लूइड के अंदर काइनेटिक एनर्जी आती है, और ये फ्लूइड फ्लो करके जब सम हाइट पे जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी आती है। अब आपको पता है कि इस तरह से जो वर्क होता है वो बराबर होगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस जो होगा ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, अगर आप इसको इस तरह से रखेंगे तो वर्क जो होता है, वर्क की हमने इक्वेशन की है, ये हमारे पास है वर्क की इक्वेशन। ठीक है, अब वर्क की इक्वेशन को आप थोड़ा आगे ले जाएं, इस तरह से आप इस इक्वेशन को थोड़ा चेंज कर दें, इस तरह से ये हो जाएगा आपके पास डेल्टा वी कॉमन, ये होगा P1 माइनस हो जाएगा P2, इसको बना ले आप इक्वेशन 1। ठीक है,
अब ये हो जाएगा आपके पास, अगर वर्क की जगह पे आप रखेंगे तो वर्क की जगह पे हो जाएगा P1 माइनस P2 इंटू डेल्टा V, और इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी की जगह पे हो जाएगा रो डेल्टा V इंटू जी, और ये हो जाएगा आपके पास H2 माइनस H1, ये हो जाएगा। ठीक है, और प्लस जो होगा इसके अंदर हाफ, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी वाला रखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है इसका भी जो है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो काइनेटिक एनर्जी का होता है इसको भी आप लिख सकते हैं कि रो इंटू डेल्टा वी, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है, रो डेल्टा वी, और ये आप करोगे V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। इस तरह से ये आपके पास बन गया। अब आप देख सकते हैं कि इस पूरी इक्वेशन के अंदर, इस पूरी इक्वेशन के अंदर जो डेल्टा वी होता है वो हर जगह पे होता है। अगर डेल्टा वी हर जगह पे है तो इसको आप खत्म कर दें। ठीक है, जब आपने इसको इस तरह से खत्म कर दिया तो ये इक्वेशन आपकी जो है वो इस तरह से आ जाएगी। मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता, कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको इसका फर्क महसूस हो। इस इक्वेशन को अब मैं इधर लिख रहा हूं। ठीक है, ये हो जाएगी आपके पास P1 माइनस हो जाएगी P2। ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, इज इक्वल टू हाफ रो, ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, और प्लस जो होगा आपके पास रो, ये हो जाएगा H। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास जो है रो इंटू जी। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास H2 माइनस H1, ये हो जाएगा इस तरह से। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे, जितने भी निगेटिव वाले फैक्टर हैं उनको इस तरफ ले आओ, पॉजिटिव वाले फैक्टर इनको इस तरफ ले आओ, तो आखिरकार ये हो जाएगा P1, ठीक है, ये हमारे पास पड़ा है, प्लस हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा रो V1 स्क्वायर, प्लस हो जाएगा आपके पास रो GH1 इज इक्वल टू हो जाएगा प्रेशर P2, क्योंकि ये माइनस का साइड पे प्लस होगा, ये हो जाएगा आपके पास हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस हो जाएगा रो G इंटू H2। इसका मकसद है इनिशियल और फाइनल जब सेम है तो आप कर सकते हैं प्रेशर प्लस हाफ, ठीक है, हाफ V स्क्वायर प्लस रो G इंटू H इज इक्वल टू कास्ट। ये आ जाएगी बर्नौली की इक्वेशन। ठीक है, बर्नौली की इक्वेशन को इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं। सिंपली अगर आप कहें तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, और ये इक्वेशन आपको बताती है प्रेशर और वेलोसिटी के दरमियान रिलेशन इनवर्स है। जहां पे प्रेशर कम होगा वहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी, जहां पे प्रेशर ज्यादा होगा वहां पे वेलोसिटी कम होगी। ठीक है, और ये आपको बताता है कि तीनों की, प्रेशर एनर्जी, कैनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की जो सम होती है वो कंजर्व रहती है, अगर फ्लूइड का लेमिनार फ्लो है या फ्लूइड आइडियल है। क्योंकि अगर फ्लूइड आइडियल नहीं होगा तो डिफरेंट लॉसेस ऑफ एनर्जी होंगे, तो फिर टोटल एनर्जी रिमेन कंजर्व नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये हो गई बेटा हमारे पास बर्नौलीज प्रिंसिपल। ठीक है, और इसकी कुछ डिटेल्स जो है आपके बुक में दी गई है। आपके बुक में देखें, यहाँ पे कहा गया है कि द फ्लो मस्ट बी स्टेडी एंड स्ट्रीमलाइन। ये फ्लो जो होना चाहिए, ये इक्वेशन तब वैलिड है जब फ्लो स्टेडी और स्ट्रीमलाइन हो, और फ्लूइड जो होना चाहिए वो आइडियल फ्लूइड होना चाहिए। आइडियल फ्लूइड का मकसद है ये इनकम्प्रेसिबल होनी चाहिए, और इसके अंदर किसी भी किस्म की विस्कस फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगी, तो ये बर्नौलीज प्रिंसिपल जो होता है उस फ्लूइड के लिए वैलिड होता है। अब आ जाते हैं, उसके बाद एप्लीकेशन दी गई है आपके बुक के अंदर बर्नौलीज प्रिंसिपल की। एक आपके पास दिया गया फिल्टर पंप। ये जो फिल्टर पंप होता है इसके अंदर आप देख सकते हैं
कि यहाँ से जब ये फ्लूइड का आउटफ्लो होता है तो एरिया कम होती है, एरिया कम होने से यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ जाती है और प्रेशर जो होता है वो चेंज हो जाता है। या ये वेंटूरीमीटर होता है, वेंटूरीमीटर के अंदर जो फ्लो रेट होता है वो मेयर किया जाता है। एक हिस्सा थिक होता है, एक हिस्सा थिन होता है। तो रेट ऑफ मास फ्लो के हिसाब से जहां पे थिन होता है, थिक होता है, वहां पे वेलोसिटी कम होती है। अगर वेलोसिटी कम होगी तो अकॉर्डिंग टू द बर्नौलीज इक्वेशन, अगर वेलोसिटी यहाँ पे कम होगी तो प्रेशर जो होगा वो ज्यादा होगा, और यहाँ पे अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो जहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होती है वो कम होगी, वहां पे प्रेशर जो होगा, वेलोसिटी ज्यादा, प्रेशर कम होगा। और जहां पे इसकी एरिया ज्यादा होगी, वेलोसिटी कम होगी, प्रेशर ज्यादा होगा। प्रेशर डिफरेंस को मेयर करके हम रेट ऑफ फ्लो जो है वो मेयर करते हैं। एटोमाइजर होता है, इसके अंदर आप ये देखें फ्लूइड होता है, यहाँ से हवा को तेज गुजारा जाता है। जैसे ही हवा यहाँ से तेज गुजरती है तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है। वेलोसिटी ज्यादा होने से प्रेशर जो होता है यहाँ पे कम होता है, और प्रेशर कम होता है तो फ्लूइड ऊपर की तरफ आता है। प्रेशर कम होने से ये जो होता है वो फ्लूइड जो होता है वो स्प्रे की सूरत ले लेता है, क्योंकि उसके वाटर ड्रॉपलेट्स या जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं अलग हो जाते हैं। तो स्प्रे का रूल ये होता है कि उसके ऊपर से तेजी से एयर जब गुजरती है, फ्लूइड जब गुजरता है, फास्ट जब फ्लूइड फ्लो करता है तो वेलोसिटी ज्यादा होने से प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर कम होता है तो ये चेंज हो जाता है। अब ये तो एरोडायनामिक्स में इस्तेमाल होता है। जैसे जो हवाई जहाज होता है उसकी विंग्स है, जब वो उड़ता है तो इसकी विंग्स इस तरह से बनाई जाती है, ऊपर से जो फ्लूइड का फ्लो होता है और नीचे से भी इसका फ्लो होता है। तो इस तरह से इसको बनाया जाता है कि ऊपर से जो एयर फ्लो करती है इसके, उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, और नीचे से जो फ्लो करती है उसकी वेलोसिटी कम होती है। अगर वेलोसिटी कम होगी तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो अगर वेलोसिटी कम होगी प्रेशर बढ़ेगा, और अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी प्रेशर कम होगा। इसका मकसद है एरोप्लेन के ये जो विंग होता है इसके ऊपर वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से लो प्रेशर होता है, और नीचे से जो एयर होती है उसकी वेलोसिटी कम होती है तो प्रेशर ज्यादा होता है। इससे विंग्स के ऊपर एक लिफ्ट आती है जिससे कोई भी एरोप्लेन जो होता है उसको स्टे करने में आसानी होती है। ब्लड फिजिक्स के अंदर भी इस तरह से होता है कि जब किसी वेसल के अंदर इस तरह से जैसे ब्लड प्रेशर वगैरह जो मेयर किया जाता है उसको प्रेशर दिया जाता है, अगर वॉल्यूम कम होगा तो वहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी, और जहां पे वॉल्यूम ज्यादा होता है तो वेलोसिटी कम होती है। इस तरह से इसके अंदर ब्लड प्रेशर वगैरह को मेयर किया जाता है। ज्यादा डिटेल्स नहीं दी गई, ये सिर्फ एप्लीकेशन दी गई है। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। अब पीएमडीसी के सिलेबस के अंदर जो नेक्स्ट वेक्टर का कुछ हिस्सा है उसको इंशाल्लाह कल डिस्कस करते हैं। अच्छा बेटा, प्रीवियस जो लेक्चर हुआ था उसके अंदर हमने केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आयनिक बॉन्ड को पढ़ लिया था, और इसके अलावा मैंने आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज भी पढ़ा ली थी आप लोगों को। हालांकि ये जो केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर है उसके अंदर आयनिक बॉन्ड का इतना तस्करा नहीं था, मतलब वो टॉपिक ही नहीं थे। मगर इससे पहले हमने आयनिक क्रिस्टल पढ़ लिए थे और उन आयनिक क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। मतलब वो जो आयनिक क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टीज हैं और जो उनके अंदर एग्जाम्पल हैं वो समझे आयनिक बॉन्डिंग के हवाले से हैं। इसलिए मैंने आप लोगों को रिवाइज करवा दिया ताकि वो चीज़ें, अगर कोई चीज़ भूल गए होंगे तो आप याद रखें। और इसमें से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, आयनिक बॉन्डिंग से के हिसाब से भी आ सकते हैं। अब आते हैं, आज हम पढ़ते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। बेटा कोवेलेंट बॉन्ड, देखिए कोवेलेंट बॉन्ड की एक तो पुरानी थ्योरीज है
अच्छा, कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में जो दी थी जीएन ल्यूएस ने, जीएन ल्यूएस ने कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बताया था कि कोवैलेंट बॉन्ड इज फाउंड बाय शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कि कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। और फिर उसका डार्ट और क्रॉस वाला फार्मूला, कि भाई जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से उनको आप डार्ट से भी शो कर सकते हो या क्रॉस से भी शो कर सकते हो, उनकी आपस में शेयरिंग करनी होती है। मगर वो जो जीएन ल्यूइस का कंसेप्ट था, वो ना तो मॉलिक्यूल के शेप के बारे में बता रहा है हमें, और ना तो स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड के बारे में बता रहा है कि बॉन्ड स्ट्रांग होगा वीक होगा, इसके बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, बॉन्ड एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है हमें। और इसके अलावा जो बॉन्ड की लेंथ है उसके बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इस थ्योरी के अंदर। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पैरा मैग्नेटिक है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल डाई मैग्नेटिक है, तो उसके बारे में भी हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। किसके अंदर? इसके कंसेप्ट के अंदर, जीएन ल्यूइस के कंसेप्ट। ठीक है, मगर थोड़ा कंसेप्ट में पढ़ा लेता हूँ उसके बारे में, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे मॉडर्न थ्योरीज। अच्छा, जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। देखो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो देखो इसका जो कंसेप्ट है थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये कहता है कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, दो या दो से ज्यादा जो एटम होंगे वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, और उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और नतीजा क्या होता है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होती है। किसके दरमियान? उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और दो न्यूक्लियाई के बीच में। दो एटम आपस में बॉन्डेड है तो उनके दो न्यूक्लियाई होंगे, और वो दोनों न्यूक्लियाई जो होते हैं वो शेयर पेयर को अट्रैक्ट करते हैं। उस अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये कोवेलेंट बॉन्ड की समझे डेफिनेशन है। देखो, कोवेलेंट बॉन्ड की ये समझे डेफिनेशन होगी, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टू न्यूक्लियाई। और दो न्यूक्लियाई के बीच में, क्योंकि ये शेयर्ड होता है, शेयर्ड पेयर होता है, उसको दोनों न्यूक्लियाई अट्रैक्ट करते हैं, और जिसकी वजह से कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। उस अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन पेयर। देखो, शेयरिंग किसकी होगी? एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होगी। जैसे क्लोरीन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, इनमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। इसके अलावा बहुत सारे और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जांपल भी हैं। ठीक है, क्लोरीन जिसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7 होते हैं आखिरी शेल में। दूसरे क्लोरीन के भी आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 हैं। ठीक है, ये आपस में, देखो ये उसका अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। जो क्लोरीन है उसके पास ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, इसको हम कहते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं आपस में।
अनपेयर इलेक्ट्रॉन की क्या कर ली उन्होंने, शेयरिंग कर दी। और ये इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, इसके भी इलेक्ट्रॉन 8 पूरे हो गए, और ये बन गया सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, जिसको सिंगल लाइन से शो कर रहे हैं, सिंगल कोवैलेंट